जीव जनन कैसे करते हैं, इसके अगले सोपान में हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पुष्पी पादपों के अंदर जितने भी पुष्पी पादप है, जैसे कि नाम से पता है पुष्पी पादप यानी पुष्प वाले पादप। तो पुष्पी पादपों में हमने पढ़ा था कि जड़, तना, पत्तियां कायिक अंग होते हैं, जबकि पुष्प जो होते हैं ये पुष्प पादपों के लैंगिक अंग होते हैं। लैंगिक अंग क्यों? क्योंकि ये नर और मादा जननांगों को धारण करते हैं। इनमें युग्मक बनते हैं, युग्मकों का स्थानांतरण होता है और युग्मकों के स्थानांतरण के पश्चात युग्मकों का संलयन भी होता है और भ्रूण का निर्माण, बीज की उत्पत्ति, फल का निर्माण, ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है पुष्पों के अंदर। अतः पुष्पों को कहा जाता है लैंगिक अंग। एक प्रारूपिक पुष्प के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि पुष्पों में लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है नर जननांग और दूसरा होता है मादा जननांग। नर जननांग होते हैं पुंकेसर यानी पुमंग, पुंकेसर, और मादा जननांग होता है स्त्री केसर, जिसे हम जायांग भी कहते हैं। तो ये दो अलग अलग प्रकार के अंग है, नर जननांग और मादा जननांग। जिन पुष्पों के अंदर नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्पों को कहा जाता है द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प, यह याद रखना है। ऐसे पुष्प जिनमें नर जननांग यानी पुंकेसर, मादा जननांग यानी स्त्री केसर, ये दोनों जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है द्विलिंगी पुष्प, यानी दोनों लिंग एक ही पुष्प में है। अब द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हमारे चारों तरफ जितने भी पौधे दिखते हैं सारे लगभग जो होते हैं द्विलिंगी है। हम बात करें तो जो गुड़हल है और भी बहुत सारे हैं, तो ये सारे के सारे जो पादप होते हैं, ये सारे के सारे जो पुष्प होते हैं, यह द्विलिंगी है। गुड़हल है, आम है, नीम है, हमारे चारों तरफ जितने भी पौधे हैं सारे के सारे जो होते हैं द्विलिंगी, क्योंकि इनमें नर और मादा जननांग दोनों हैं। दूसरे प्रकार के पुष्प होते हैं, उन्हें कहा जाता है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प यानी ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर होंगे या फिर स्त्री केसर, यानी जिनमें कोई एक जननांग होगा। नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होंगे, तो उन्हें कहा जाता है एक लिंगी पुष्प। और एक लिंगी पुष्प जो होते हैं उसमें आता है तरबूज, खजूर, पपीता, यहां तक कि मक्का है। मक्का भी एक लिंगी पुष्प वाला पौधा है, यानी पौधा द्विलिंगी है लेकिन उसके पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी है, क्योंकि उसमें नर पुष्प अलग होते हैं और मादा पुष्प अलग होते हैं। अब हम बात करें तो पुष्प की संरचना कैसी होती है, पुष्प में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में। तो यह प्रारूपिक पुष्प कैसा होता है, तो एक प्रारूपिक पुष्प के बारे में देखें कि उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो हम पुष्प का ऊपर से नीचे यानी अनुलंब काट देखकर इसके बारे में बताते हैं। तो यह एक प्रारूपिक पुष्प है कि एक पुष्प के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती है, उसके बारे में हम लोग
तो यह एक प्रारूपिक पुष्प है। इसमें कौन कौन से अंग हैं इनके बारे में अपन एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं, ताकि हमें भविष्य में आगे पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर पाए जाते हैं बीजांड, बीजांड न्यास, बीजांड विन्यास कैसे हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। यह एक प्रारूपिक पुष्प है, उसका अनुलम काट है। पुष्प का वह भाग जो पुष्प को टहनी के साथ में जोड़ता है, इसे कहते हैं पुष्पवृंत कहते हैं। इस पुष्पवृंत के ऊपर का चौड़ा भाग जिस पर पुष्प के सारे अंग पाए जाते हैं, इसे कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन के अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां पर हरे रंग की पंखुड़ियों का एक छोटा सा चक्र होता है, हरे रंग की संरचना, इसे कहा जाता है बाह्य दल, और इनके समूह को कहा जाता है बाह्य दल पुंज कहते हैं। यह बाह्य दल फूल के आंतरांग यानी अंदर के हिस्से के सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और फूल जब कली अवस्था में होता है तो बाह्य दल उसे चारों ओर से कवर करके उसकी सुरक्षा करने में सहायता करता है। बाह्य दल के अंदर की तरफ होता है रंगीन पंखुड़ियां, सफ़ेद हो सकती है, गुलाबी हो सकती है, चटकीले कलर्स की भी हो सकती है। तो ये कहलाते हैं दल, और इनके समूह को कहते हैं दल पुंज। इसके अंदर का जो चक्र होता है इसे कहते हैं पुमंग, या हम कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। यह नर जननांग होता है, और पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग जो अपेक्षाकृत चौड़ा और द्विकोष्ठीय दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं परागकोश कहते हैं। यह है परागकोश, और इसके नीचे का जो फिलामेंट होता है इसे कहते हैं पुतंतु कहते हैं। तो परागकोश होती है लघु बीजाणु धानियां। हम कह सकते हैं कि परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। यही परागकण आगे जाकर नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। सबसे अंदर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं जायांग कहते हैं। ये जो संरचना है सबसे अंदर की तरफ, इसे कहते हैं जायांग यानी स्त्री केसर। इस स्त्री केसर के 3 भाग है। जो सबसे ऊपर का चौड़ा अपेक्षाकृत चौड़ा भाग है, जो चिपचिपा होता है, जो पराग कणों को इकट्ठा करने के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करता है, इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र। इसके बाद का जो लंबा और संकरा भाग है इसे कहा जाता है वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचा जो चौड़ा भाग है इसे कहा जाता है अंडाशय कहा जाता है। इस अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड पाए जाते हैं। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं बीजांड। तो यह एक संपूर्ण संरचना होती है प्रारूपिक पुष्प की। जो बाह्यदल और दल जो होते हैं यह सहायक चक्र का निर्माण करते हैं, जो जनन की प्रक्रियाओं में सहायक हो सकते हैं। लेकिन पुमंग और जायांग जो है इन्हें कहते हैं अनिवार्य चक्र कहते हैं, क्योंकि यह लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होते हैं। जो परागकण है यहाँ पर बनते हैं परागकण। परागकोश जो है इनके अंदर यहाँ पर बनते हैं परागकण, और परागकण जो होते हैं यह प्रायः पीले रंग की सूक्ष्म संरचनाएं होती है। अगर हम किसी परिपक्व पुष्प के अंदर अपनी अंगुली को डालते हैं तो हमारे अंगुली के ऊपर पीले रंग का पाउडर जम जाता है, तो वो पाउडर वास्तव में होते हैं परागकण। और ये परागकण जो होते हैं यह एक फूल से या उसी पुष्प के परागकोश से निकलते हैं और फूलों की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो परागकणों का पुष्पों की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को कहा जाता है परागण कहते हैं। तो परागण एक प्रक्रिया है जिसके तहत परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, किस प्रकार से पहुंचते हैं, इसके आधार पर परागण को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण।
स्वपरागण का तात्पर्य एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, यानी अंदर ही अंदर सारा प्रोसेस हो जाए। कि फूल जो होते हैं बंद प्रकार के होते हैं, जैसे कि मटर है तो फूल उसके बंद प्रकार के हैं, नर और मादा जननांग दोनों बिल्कुल पास पास में हैं, यानी वर्तिकाग्र और पुंकेसर बिल्कुल पास पास में होते हैं। जैसे परागकोश में परागकण बनते हैं, परागकोश फटते हैं, यह परागकण सीधे ही फूलों की वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, निषेचन की प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं, तो इसे कहते हैं स्वपरागण। एक ही फूल के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, या फिर एक ही पौधे के फूलों के परागकणों का उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, इसे हम कहेंगे स्वपरागण। लेकिन पर परागण में क्या होगा कि एक पौधे के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के फूलों की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे कहते हैं पर परागण। पर परागण यानी दो पौधे अलग अलग है, अब एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तब कहते हैं पर परागण। और पर परागण की अनेक विधियां होती है। पर परागण वायु द्वारा होता है, जैसे कि मक्का है वायु के द्वारा। इसी प्रकार से यह होता है जल द्वारा, जैसे कि वेलेस्नेरिया वगैरह। और यह पर परागण होता है विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, जिसमें सबसे ज्यादा होता है कीटों के द्वारा होने वाला परागण, उसे कहते हैं कीट परागण। तो कीट परागण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा होती है। जैसे भंवरे होते हैं, तितलियां होती है, मधुमक्खियां होती है, ये कुछ ऐसे कीट होते हैं जो पर परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। ये अपना मकरंद खाने के लिए फूलों पर बैठते हैं और अनजाने में उनके परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचा देते हैं। अनेक जंतुओं के द्वारा भी परागण की क्रियाएं होती है, चमगादड़ के द्वारा होती है, हाथी के द्वारा होती है, विभिन्न प्रकार के अन्य जीवों के द्वारा भी परागण की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो परागण की क्रिया किसे कहते हैं, यह सिंपल परिभाषा है कि फूलों के परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, और स्वपरागण पर परागण इसके प्रकार होते हैं। अब जब परागण हो जाता है तो परागण के पश्चात फूलों के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यानी इनके अंदर निषेचन की प्रक्रियाएं कैसे होती है, इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण लेकर इसको देखते हैं। अगर हम फूलों की वर्तिकाग्र यानी जो स्त्री केसर है, उस स्त्री केसर को थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाए इस प्रकार से, यह एक स्त्री केसर है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर यह है बीजांड, ये बीजांड व्रंत है, ये बीजांड आवरण है, ये निभाग का पोर्शन है, और इसके अंदर यह है भ्रूण कोश। इसको मैं लिख देता हूं, यह है भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के अंदर यहां पर है अंड समुच्चय, यहां पर होते हैं यहां पर प्रतिमुखी कोशिकाएं, और यहां पर होते हैं द्वितीयक केंद्रक। जब परागण की क्रियाएं संपन्न होती है तो पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और यहां पर सजातीय पराग कण अंकुरित होकर बनाते हैं पराग नली। इस प्रकार से यहां पर बनती है पराग नली बनती है। इस पराग नली के अग्रभाग में यहां पर होता है कायिक केंद्रक, और इसके जस्ट पीछे पाए जाते हैं दो नर युग्मक पाए जाते हैं। यह पराग नली लगातार वृद्धि करती है और कहां पहुंचती है, बीजांड द्वार के पास, यानी यहां पर पहुंचती है। इस प्रकार से जब ये बीजांड द्वार तक पहुंचती है तो वहां पर ये इन नर युग्मकों को मुक्त कर लेती है। पहला नर युग्मक यह अंड कोशिका के साथ संयोजित हो जाता है, अंड कोशिका के साथ संयोजित होगा और बनाता है निषेचित अंड।
अंड कोशिका। इस क्रिया को कहते हैं वास्तविक निषेचन, इसे कहते हैं युग्मक संलयन। पहला नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करेगा, इसे कहते हैं युग्मक संलयन, इसे कहते हैं वास्तविक निषेचन। और दूसरा नर युग्मक जो है वह भ्रूण कोश के अंदर पाए जाने वाले जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं, दो होते हैं एन और एन, इन दोनों के साथ में वो संयुक्त होकर त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं द्वितीय नर युग्मक तो यहां पर जो द्वितीयक नर युग्मक होता है, यह द्वितीयक नर युग्मक भ्रूण कोश में पाए जाने वाले ध्रुवीय केंद्रकों के साथ में संयुक्त हो जाता है। द्वितीय नर युग्मक यह संयोजित होता है द्वितीयक केंद्रक, यह n यह 2n है, और इन दोनों का जब संयोजन होता है तो यहां पर बनता है त्रिगुणित संरचना, जिसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। इसका निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन। पहले हमने क्या कहा था? पहले हमने कहा था युग्मक संलयन, ये होता है त्रिसंलयन। और पुष्पी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है, अतः इसे कहा जाता है दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी पहला नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है। पहला नर युग्मक यह अगुणित है, यह भी अगुणित है, और यहां पर बनती है 2n संरचना जो विकसित होकर भ्रूण बनाती है। और दूसरा द्वितीयक नर युग्मक यहां पर द्वितीयक केंद्र के साथ में संयुक्त होकर 3n संरचना यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करती है। यानी यहां पर निषेचन 2 बार हुआ, इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब अंड कोशिका भ्रूण में परिवर्तित होती है। द्वितीयक केंद्रक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जो आगे जाकर भ्रूणपोष बनाता है, जो भ्रूण के पोषण में प्रयुक्त होता है। ये जो बीजांड है, ये बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। इसके ऊपर का जो आवरण है यह बीजांड आवरण, ये बीज चोल यानी बीजों के ऊपर का आवरण बनाता है। अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है। वर्तिका, वर्तिकाग्र और बाकी जितने भी फूल के अंग होते हैं सारे के सारे झड़कर नष्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर फल का निर्माण होता है जिसके अंदर बीज पाया जाता है। जिस अंडाशय में जितने बीजांड होते हैं उस फल के अंदर उतने ही ज्यादा बीज पाए जाते हैं, इतना याद रखना है। तो यहाँ पर यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीज निर्माण होता है, बीज फलों के अंदर होता है, फल बीजों की सुरक्षा करने में सहायता करते हैं, और बीजों के अंदर पाया जाता है भ्रूण पाया जाता है। जब बीजों को उगाया जाता है तो बीजों के अंदर जो भ्रूण होता है वह भ्रूण विकसित होता है, मूलांकुर बनाता है, प्रांकुर बनाता है, जो विकसित होकर एक नए पादप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं में जननांग होते हैं, जननांगों में युग्मक बनते हैं, नर और मादा दोनों का आपस में संयोजन होता है, निषेचित अंड बनता है, भ्रूण में विकसित होता है, और भ्रूण आगे जाकर नए जीव का निर्माण करता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं पाई जाती है। इसके अंदर नर और मादा 2 अलग अलग जीवों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेरी है तो अवश्य पूछें, इसका आपको समाधान मिलेगा।